हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलाइट। मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 2 एंड पेपर 4 पढ़ाने वाला हूँ। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, ये चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊँगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या आपको किसी भी टॉपिक संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इस चैनल पर आ गए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। लाल बटन होगा, उसको कैसे भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसको ज़रूर दबा कर जाइए। और अगर चैनल पर आए तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में क्या क्या है। देखते हैं, राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली, पहला चैप्टर या पहली यूनिट गए तो यही हम इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। भारत में पार्टी सिस्टम। चलो, भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम। तो आपने देखा होगा देश में कई प्रकार की पार्टी हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टी होती है, कुछ क्षेत्रीय पार्टी होती है। तो हम पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व पार्टी प्रणाली का विकास। आज़ादी से पहले हमें 1947 में जो आज़ादी मिली, उससे पहले देश में जो पार्टियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो पार्टियां बनी हैं उसके बारे में भी आप जानेंगे। राजनीतिक दलों का उद्भव और विकास संसदीय लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली के साथ निकटता से संबंधित होता है। अब आप देखिए, संसदीय लोकतंत्र, तो भारत में कौन सी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था वो होती है जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। उस व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के पास वास्तविक पावर होती है और राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम मात्र शक्तियां होती हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने ब्रिटिश प्रणाली को पार्टियों की जननी माना है। और जो हमारे ऑथर है अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने ब्रिटिश प्रणाली को ही पार्टियों की जननी माना है। क्यों? क्योंकि हमने जो संसदीय व्यवस्था अपनाई है ये ब्रिटेन से हमने ली है। इस प्रकार से उसे दुनिया की सभी संसदीय प्रणाली की जननी भी बताया है। और उसे पूरी दुनिया के अंदर जो पार्टियां बनी उसका भी जननी इन्होंने बताया है। राजनीतिक दल अधिकांश देशों और अधिकांश राजनीतिक प्रणालियों में पाए जाते हैं। तो आप देखिए कि जो राजनीतिक दल होते हैं ये दुनिया के हर देश में आपको मिलेंगे, क्योंकि हर जगह राजनीति होती है। पार्टी सिर्फ तानाशाहियों में कम होती हैं चीज़ें। पार्टियां सत्तावादी या लोकतांत्रिक हो सकती हैं। देखिए जी, पार्टी दो प्रकार की हो सकती है, एक सत्तावादी हो सकती है, एक लोकतांत्रिक। सत्तावादी जो एक राजा महाराजा के टाइम से चली आ रही है, या तानाशाही। लोकतांत्रिक जहाँ जनता चुनकर भेजे, जैसे भारत, अमेरिका, ये लोकतांत्रिक कंट्री हैं। ब्रिटेन में भी चुनकर आते हैं लोग, पर वहाँ जो हेड होता है वो एलिजाबेथ होती है। वे चुनाव के माध्यम से या क्रांति के माध्यम से सत्ता प्राप्त कर सकती हैं। तो आप ये देखिए, पार्टियां आती कैसे? चुनाव के माध्यम से या क्रांति, या आंदोलन करेंगे उसके माध्यम से वो राजनीति में आती हैं। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में दुनिया के 80% राज्यों में राजनीतिक दलों का शासन था। तो आप देखिए 1950 के दशक में क्या था? 80% राजनीतिक दल थे दुनिया में। रजनी कोठारी, ये एक ऑथर है, इन्होंने लिखा है तर्क के अनुसार भारत की दलीय प्रणाली एक राजनीतिक केंद्र से विकसित हुई है। तो भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है ना, वो केंद्र से विकसित हुई। क्यों? उस टाइम पर सिर्फ एक केंद्र में एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। तो वहीं से कह सकते हैं कि सारी पार्टियों का धीमे धीमे निर्माण होना शुरू हो गया। इस केंद्र की संस्थागत अभिव्यक्ति 29 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में A.O. हुम ने की थी। ये इनके द्वारा की थी स्थापना। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। और किसने की थी? A.O. हुम ने, बॉम्बे में, जो आज के टाइम पे आपका मद्रास और बॉम्बे और गुजरात के नाम से जाना जाता, पहले बॉम्बे था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो जो कांग्रेस है इसकी स्थापना बहुत पुरानी है। यही वह कांग्रेस थी जिसने देश में राजनीतिक व्यवस्था के लिए स्वदेशी आधार बनाया। तो यही वो पार्टी थी जिसने देश के अंदर आंदोलन चलाया स्वदेशी का। असहयोग आंदोलन के अचानक वापस ले लिए जाने और प्रांतीय विधानसभाओं में भागीदारी के मुद्दे पर 1922 के गया सत्र के बाद C.R. दास और अन्य द्वारा स्वराज पार्टी गठित किया गया। गया आपका जो बिहार में ही, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक व्यक्ति है C.R. दास, इन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी को बनाया।
1934 में आचार्य नारायण और अन्य नेताओं द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी समूह के गठन ने गांधी की एक रणनीति का विरोध किया। उसके बाद 1934 में पार्टी है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका भी गठन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुधारा और बहु विचारधारा के रूप में कांग्रेस का विकास हुआ। अब देखिए, कांग्रेस में कई सारे विचारधाराओं के लोग थे उस टाइम पे। गरम दल, नरम दल, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, साम्यवादी, अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें थे। अमीर, गरीब, हर प्रकार का व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। 1985 में जब पार्टी बनी उसके बाद इसमें धीमे धीमे लोग जुड़ते चले गए। एम.एन. रॉय द्वारा भारत में 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। फिर 1920 में एक और पार्टी गठित हुई थी जो आपकी है कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी ने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस पार्टी ने भी क्या है, स्वतंत्रता जो आंदोलन चल रहा था आज़ादी के लिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने भी एक पार्टी गठित की। उन्होंने भी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया। कांग्रेस की अलोकतांत्रिक राजनीति के खिलाफ उनका विरोध था और वो कांग्रेस में जो अलोकतांत्रिक अधिकार थे, मतलब लोगों को अधिकार कम थे, वो इसलिए उन्होंने अपना एक अलग ही संगठन बनाया। आईएनसी भारत में दलीय प्रणाली के उद्भव के लिए आधार बन गया। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपका 1906 में सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम लीग का गठन और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन भी किया गया। पूर्व स्वतंत्रता भारतीय प्रणाली का हिस्सा रहा और ये आज़ादी से पहले क्या था, भारत का भी हिस्सा था। परिचय, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए संगठित व्यक्तियों का एक समूह है। तो राजनीतिक दल क्या होता है, आप देखिए कि कहीं पर कोई समस्या होती तो वहाँ पर छोटे छोटे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो इकट्ठे होकर आंदोलन करते हैं और आंदोलन करने के बाद वो एक संगठन बना लेते हैं और संगठन बनाने के बाद वो राजनीति में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं देश में ऐसी कई पार्टियां जो गठित हुई हैं आंदोलन के माध्यम से। 19वीं शताब्दी में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके आधुनिक रूप में हुई। तो राजनीतिक दलों की जो उत्पत्ति है ना, वह यूरोप और अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर बहुत आंदोलन हुए इसलिए वहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी। एडम बार्कर ने परिभाषित किया है, एक राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक निकाय है। तो राजनीतिक दल क्या होता है, व्यक्ति को निकाय, क्योंकि राजनीतिक दल व्यक्तियों से मिलकर बनते हैं जो अपने संयुक्त प्रयास द्वारा कुछ राजनीतिक सिद्धांत पर राष्ट्र हित को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होता है और जो राष्ट्र हित को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है, एक साथ मंच पर आते हैं, जिसमें वे सहमत हुए थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले राजनीतिक दल महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। तो आज़ादी से पहले आप देखिए राजनीतिक दलों का बहुत योगदान था और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं भी इनको माना गया था। राजनीतिक दल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जनता सरकार से संवाद कर सकती है। अब आप देखिए, हर एक व्यक्ति तो सरकार के पास जा नहीं सकता, तो राजनीतिक दलों के माध्यम से ही जो हमारा प्रतिनिधित्व होता है, जिसको हम चुनते हैं प्रतिनिधि को, उसके माध्यम से ही हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचा पाते हैं। इसलिए हर राजनीतिक दल के पास 3 प्रमुख घटक होने चाहिए। जो भी राजनीतिक दल है उसके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, अच्छा नेता हो, एक सक्रिय सदस्यता हो और अनुयायी हो, ताकि उसके फॉलोवर्स भी हो, नहीं तो पार्टी खत्म भी हो सकती है। भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है। तो भारत में कैसी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि आप देखिए राजनीति के अंदर अनलिमिटेड पार्टी, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपको पार्टी मिलेंगी जो दुनिया में अद्वितीय है और ये कहीं भी नहीं पाई जाती ऐसी। आप जैसे चीन में देखिए कहते हैं सिंगल पार्टी, रूस में जाइए वहाँ भी एक ही पार्टी को व्यवस्था बना रखी है। तो बहुत से देश हैं, कई देशों में तानाशाही व्यवस्था बना रखी है। तो भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था। अमेरिका में जाइए 2 पार्टी हैं, ब्रिटेन में भी आपको 2 पार्टी मिलेंगी। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक मुद्दों से निपटने के लिए दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी, वामपंथी, क्षेत्रीय, यहाँ तक कि स्थानीय राजनीतिक दल भी मिल सकते हैं। तो आप ये देखिए इसके अंदर कौन कौन भी शामिल हो सकते हैं। दक्षिणपंथी लोग भी शामिल हैं राजनीति के अंदर। ये वो लोग होते हैं जो विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब विकास की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं आपको मध्यमार्गी, जो दोनों के बीच में रहते हैं। आप
उसके बाद आता वामपंथी वाले जो है गरीब अल्पसंख्यक वर्ग पर आधारित होते हैं। मतलब ये ज़्यादातर बात क्या करते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग, गरीब वर्ग, पिछड़े वर्ग, उनकी बातों को ज़्यादा उठाते हैं। यहाँ तक कि स्थानीय राजनीतिक दल भी मिल सकते हैं। जब कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में थी तो यह युग मॉरिस जोन द्वारा एक पार्टी के प्रवृत्ति के युग के रूप में तथा रजनी कोठारी द्वारा कांग्रेस प्रणाली के रूप में देखा गया। तो कांग्रेस 1952 में 1 और 2 में जो इलेक्शन हुए उसमें गठित हुई, चुनाव जीत कर आए और उसने 1967 तक राज किया एक क्षत्रिय। लेकिन आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो 1977 में पहला बिना कांग्रेस का प्रधानमंत्री देश में बना था। तो कांग्रेस का एक लंबा शासन रहा है, इसलिए मॉरिस जोन या रजनी कोठारी इन्होंने अपने अपने विचार दिए। इन्होंने पहले मॉरिस जोन ने कहा पार्टी की प्रवृत्ति की बात करी और कोठारी ने कहा कांग्रेस प्रणाली क्या है, एक पूरी सिस्टम चलता रहा, कांग्रेस से ही शासन देश में चलता रहा, कांग्रेस क्या बन चुकी, प्रणाली बन चुकी है। आज लोकतंत्र के तहत हम भारत में हर 5 साल के कार्यकाल के बाद केंद्रीय और राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी चुनाव का त्यौहार मनाते हैं। आप देखिए हर 5 साल बाद, 5 साल क्या है, 1-1.5 साल बाद किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होता है या पंचायतों के इलेक्शन होते हैं, तो देश में ये चलता रहता है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें 5 साल बाद जनता अपने नेता को चुनती रहती है, परंतु एक स्थिर चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र की यह यात्रा में उद विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरी है। भारत राजनीति ने विभिन्न चरणों को पार कर लिया और एक स्थिर लोकतंत्र बनने की स्थिति में पहुंच गया। तो आज के टाइम पे आप देखिए भारत का एक स्थिर लोकतंत्र, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे सामने कई सारी समस्याएं थी, बहुत सी समस्याओं का हमने सामना किया और आज हम एक ऐसा लोकतंत्र जो बहुत मजबूत और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम अपने आप को कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में कांग्रेस प्रणाली का उदय हुआ और आज़ादी के बाद ही कांग्रेस प्रणाली का क्या हुआ, उसके बाद उदय हुआ। उससे पहले सिर्फ एक क्या थी, कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था 1885 में। 1947 से 1967 तथा 1971 से 1977 के साथ साथ 1980-1989 तक यह प्रणाली भारतीय राजनीति में केंद्र में थी। तो ये जो पार्टी है 1947 में और उसके बाद 1967, आप ये देख लीजिए लाइन से क्या रही थी, सत्ता में रही और केंद्र में इसने शासन चलाया। यह प्रणाली भारतीय राजनीति के केंद्र में थी। इसके स्वतंत्रता के बाद विकास में 3 अलग अलग चरण थे। तो जो हमारा देश में विकास का काम चल रहा था उसमें क्या थे, 3 अलग अलग चरणों में देश का विकास हुआ था। स्वतंत्रता से पहले व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में कार्य करने वाली कांग्रेस ने खुद को राष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक दल में बदल दिया। पहले तो एक पार्टी जो गठित हुई थी उसके बाद इसने क्या किया, अपने आप को राजनीतिक दल के रूप में बदल दिया। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी थी, अब ये क्या बन गई, एक राजनीतिक पार्टी। यही कारण है कि मॉरिस जोन्स जैसे भारतीय राजनीति के पर्यवेक्षकों ने भारतीय दलीय प्रणाली को एक पार्टी प्रवृत्ति की प्रणाली के रूप में वर्णित किया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कांग्रेस के कई सालों तक शासन था, इसलिए उसको मॉरिस जोन्स ने क्या कह दिया, एक पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली। जबकि रजनी कोठारी वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम या द कांग्रेस सिस्टम कहने की सीमा तक गए। तो रजनी कोठारी उन्होंने क्या कहा, वन पार्टी डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि सिर्फ कांग्रेस का ही शासन था, इसलिए उन्होंने उसको क्या कह दिया, ओनली फॉर एक ही पार्टी देश में और कोई सी पार्टी है ही नहीं, क्योंकि कई सालों तक सिर्फ कांग्रेस ने शासन किया, 4 इलेक्शन तक। राजनीतिक दल किसी भी लोकतंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनता की आवाज़ को उठाते हैं और जनता की आवाज़ को शासन व्यवस्था तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। क्योंकि वे सरकार बनाने और लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे होते हैं। और ये करते क्या है, सरकार बनाना और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना। भारत में पार्टी प्रणाली पहली बार 1885 में A.O. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ आई थी। इसका गठन प्रेशर कुकर सिद्धांत के तहत किया गया था। तो उस टाइम पे जो सिंबल था वो प्रेशर कुकर सिद्धांत दे रखा था इनको, जहां ब्रिटिशों को लगा कि भारतीयों को कुछ मान्यता देने से उन्हें भारतीय द्वारा कम क्रांतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कांग्रेस का गठन किया गया था।
तो कांग्रेस का गठन करने का उद्देश्य क्या था ब्रिटिशों का, कि उन्होंने सोचा कि अगर हम एक पार्टी बना देंगे तो इनको थोड़ी भागीदारी मिल जाएगी, अगर भागीदारी मिल जाएगी तो ये देश में आंदोलन कम करेंगे और हमारे खिलाफ कम बोलेंगे। 1947 में औपनिवेशिक शासन के अंत के बाद लोकसभा के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आयोजित किए गए थे। तो भारत में पहला इलेक्शन कब हुआ था? 25 अक्टूबर से 1951 और 21 फरवरी से 1952 तक चले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विजयी बनाते हुए यह कांग्रेस द्वारा एक प्राप्त की गई एक भारी जीत थी। तो पहले इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत भारी जीत हुई थी। पहली क्या, दूसरी, तीसरी, चौथे इलेक्शन तक कांग्रेस केंद्र में थी और भारी बहुमत से वो जीतती हुई आई थी। क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की प्रमुख भागीदारी थी। और अब एक जी के जो आंदोलन थे जितने भी उस टाइम पर, उसमें कांग्रेस का बहुत ज़्यादा योगदान था और उसमें बहुत से ऐसे नेता थे जो आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो लोगों ने उन्हीं को ज़्यादा वोट देने का समझा और दूसरों को वोट देने का ना। गांधी कारक भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि कांग्रेस से गांधी जुड़े थे, इसलिए भी लोगों ने कांग्रेस को ही वोट दिया। कई अन्य करिश्माई नेता गठन के समय से ही INC का हिस्सा थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ऐसे कई नेता थे जो इस पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए लोगों ने इसी पार्टी को वोट देना ही उचित समझा। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों द्वारा क्या समझते हैं। दो संगठन है, वामपंथी और दक्षिणपंथी। ये क्या इनके उद्देश्य है आप देखेंगे इसमें हम। अंतर विचारधारा और लक्ष्यों का है। अंतर क्या इसमें? विचारधारा का। सामान्य धारणा में यह कि दक्षिणपंथी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दक्षिणपंथी किस पर ध्यान अपना देते हैं? विकास का मार्ग प्रशस्त करने में। और आक्रामक तरीके से FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाते हैं। तो जो हमारे देश में FDI आता है, जो भारत देश के लोग निवेश करते हैं आके देश को, उसको लाने की ये पुरजोर समर्थन करते हैं उसको लाने का। जबकि वामपंथी का ध्यान समाज के गरीब तबके और अल्पसंख्यक वर्ग पर ज़्यादा ध्यान देने वाली जड़ों पर है। तो जो वामपंथी लोग होते हैं, ये गरीब तबके, अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की बात करते हैं, इनके कल्याणकारी विकास की बात करते हैं। जब हम केंद्र में सरकार के बारे में बात करते हैं तो यह प्रमुख खिलाड़ी है, क्योंकि भारत में एक अर्धसंघीय संरचना है। शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच है। अब देखिए अर्धसंघीय व्यवस्था। अर्धसंघीय व्यवस्था क्या, हमारे शक्तियों को बांटा गया है। कैसे? केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर भी हमारे यहाँ पे सरकारी स्थानीय स्तर पर भी कह सकते हैं बांटा गया है। आगे हम विकेंद्रीकरण 73वां और 74वां संशोधन भी देखेंगे। ये 73 और 74 जो संशोधन है, ये आपका 1992 में आया था। पहला जो है आपका पंचायत से संबंधित है, दूसरा आपका नगर पालिका से संबंधित है। ये हम इसको आगे पढ़ेंगे। विकेंद्रीकरण है मतलब शक्तियों का विभाजन करना। पहले सिर्फ दो स्तर पर शक्तियाँ होती थी, केंद्र और राज्य स्तर पे। अब आप देख सकते हैं कि देश में पंचायतों के भी जो इलेक्शन होते हैं, नगर पालिका के जो इलेक्शन होते हैं, तो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। देखते हैं जो गांव के साथ साथ नगर स्तर पर भी स्थानीय सरकारों का आधार है। एनडीए और यूपीए, दो पार्टियां, एनडीए और यूपीए, एक कांग्रेस और एक आपकी बीजेपी। गठबंधन केंद्र सरकार में प्रमुख दो उम्मीदवार हैं और ये दो उम्मीदवार आज के टाइम पे शासन व्यवस्था में है। बीजेपी शासन कर रही है, कांग्रेस विपक्षी दल के रूप में है। 1990 में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों में एक अलग तरह की स्थापना हुई, जिसे गठबंधन दल प्रणाली कहा जाता है। अब गठबंधन दलीय प्रणाली क्या होता है? मान लीजिए जब किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिलता तो कई सारे गठबंधन मिलकर सरकार बनाते हैं, तो गठबंधन सरकार होगी। कई सारे गठबंधन क्या करते हैं, जैसे आपस में मिल जाते हैं तो गठबंधन दलीय प्रणाली भी उसे कहते हैं। कई सारे गठबंधन आपस में मिलकर चलाना गठबंधन को। लेकिन अगर आप सरकार चला रहे तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। 2014 के राष्ट्रीय चुनाव में प्रचलित रही एनडीए के सदस्यों जैसे शिवसेना, भाजपा, आरपीआई, एलजेपी आदि, ये सारे कई सारे क्या है सदस्य हैं जो एनडीए में आपके शामिल हैं। शिवसेना महाराष्ट्र की होगी, भाजपा हो गई आपकी, आरपीआई हो गई,
एलजेपी आपके बिहार की है। तो ये कई सारी पार्टियां, और कई राज्य स्तरीय चुनाव जैसे कि महाराष्ट्र शिवसेना भाजपा के बीच गठबंधन था, जम्मू कश्मीर पीडीपी और भाजपा के बीच गठबंधन था, अब नहीं है। राजनीतिक दल भारतीय राजनीति की प्रणाली के साथ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित और प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अब ये देखिए, जब राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोगों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने जाते हैं, लेकिन वो आज के टाइम पे जनता का ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होते ठीक से। राजनीतिक दल भारतीय समाज और क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके मूल्य भारत की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मूल मूल्य में और भारत की क्या निभाते हैं? प्रमुख भूमिका भी निभाते हैं। संविधान और राजनीतिक दलों का कानूनी प्रावधान। भारतीय संविधान में जो हमारे कानूनी दल हैं उनके बारे में क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची जो संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। ये दल बदल कानून लाया गया था देश में, क्योंकि आपने देखा है चुनाव जीतने के बाद कई सारे नेता जो होते हैं एक दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं, जीतते इस दल के सिंबल से और ज्वाइन किसी और पार्टी को भी कर लेते हैं। जैसे आप इलेक्शन के टाइम पर भी देख सकते हैं कई सारे नेता एक दल से दूसरे दल शिफ्ट होते रहते हैं। पर किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों में राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। तो ये क्या करता है, अगर आप सरकार में हो और आपने पार्टी चेंज की तो आपकी जो सदस्यता है उसको खत्म करने का काम ये करता है कानून। अनुच्छेद 29A सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 प्रतिनिधित्व लोक अधिनियम 1951 के अनुसार भारत में कोई भी संगठन अथवा व्यक्तियों का निकाय जो खुद को एक राजनीतिक दल कहते हैं उन्हें एक राजनीतिक दल के रूप में अपने पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को एक आवेदन करने की आवश्यकता होती है। और अगर आपको कोई पार्टी बनानी है, ठीक है, पार्टी बनाने के बाद आप दल में गठित हो गए हो, उसके लिए आपको पंजीकरण की ज़रूरत होती है। वो पंजीकरण आपको इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ही होता है। भारत के प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव आयोग के पास पंजीकरण कराना होता है। चुनाव आयोग चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। एक होता है क्षेत्रीय दल, राज्य में दल, और एक होता है राष्ट्रीय दल। अगर आपको राष्ट्रीय दल बनना है तो कुछ उसकी क्राइटेरिया दे रखे होते हैं चुनाव आयोग ने, उसको पूरा करना होता है, उसके बाद ही आप देश में राष्ट्रीय दल बन सकते हो। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे योगेंद्र यादव के अनुसार भारतीय प्रणाली का विकास। चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। मैं आपको ये पूरा बुक पढ़ाने वाला, पूरे चैप्टर जितने भी इसमें सारे के सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।